देखें भाई, तो 16 में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है ये कि द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -100। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 100 का बाइनरी निकालेंगे। तो जब आप निकालोगे तो 2 5 0 और 0, यहाँ 25 और 0, फिर यहाँ पर 12, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 0 और 2 1 जा 2। तो आपके पास जो नंबर आया ये 1 1 0 0, ठीक है, 1 1 0 0 और 1 0 0। तो ये हमारे पास 100 है। कितना है? 100। और 8 बिट में लेना है, तो ये बिट है हमारे पास 7, तो ये हमने बना दी 8। अब हमको माइनस का 100 लिखना है, वो भी किसकी हेल्प से? टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इसका टूज निकालेंगे तो 0 0 1 और 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो आपके पास नंबर कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हो, नेगेटिव नंबर जब भी हो उसका पॉजिटिव का बाइनरी लिखो। अगर कहा जाता वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखना है तो इसका वंस निकाल के लिखते, टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखना है तो इसका टूज निकाल के लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसमें आपसे कहा गया है इसमें कितने द नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोडक्ट ऑफ सम कैनोनिकल फॉर्म। कह रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन को जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम में लिखेंगे, किस में लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ सम में, तो कैनोनिकल फॉर्म में कितने टर्म होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मान लो लिखा हो क्या, पी क्यू कॉम्प्लीमेंट, मान लो ऐसा लिखा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको लिखें तो ये अभी हमारा फॉर्म है सम ऑफ प्रोडक्ट। कौन सा फॉर्म है? सम ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हम बोले इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिखो तो आप कैसे लिखोगे? आर प्लस आर कॉम्प्लीमेंट। तो पी क्यू कॉम्प्लीमेंट आर और पी क्यू कॉम्प्लीमेंट आर कॉम। तो आप बोलोगे इसके कैनोनिकल फॉर्म में 2 टर्म होंगे, लेकिन ये जो कैनोनिकल फॉर्म है ये है सम ऑफ प्रोडक्ट का, सम ऑफ प्रोडक्ट का। और हमको बताना है किसमें? प्रोडक्ट ऑफ सम में। हमें किसमें बताना है? प्रोडक्ट ऑफ सम में। तो जब प्रोडक्ट ऑफ सम में निकालेंगे तो आप ऐसा पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि जैसे 0 to 4 है और ये अगर तीन वेरिएबल में फंक्शन है, तो जब पाई लिखते हैं तो इनको छोड़ के बाकी सारे लिख देते। पता है ना आपको ये बात? अगर हमारे पास सिग्मा की वैल्यू 0 to 4 है तो जो पाई होता है वो बचे हुए टर्म्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सम ऑफ प्रोडक्ट में 2 टर्म है तो प्रोडक्ट ऑफ सम में, प्रोडक्ट ऑफ सम में कितने होंगे? 6 होंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल से टोटल बनते हैं 8। 3 वेरिएबल से टोटल 8, तो इसका मतलब इसमें कितने होंगे? इसमें 3 है ना, टोटल बनते हैं 8, 3 घटा देंगे तो 5 होंगे इसमें। बात आप समझ पा रहे हो? तो हमें ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट हमने ये बताया कि अगर आप सम ऑफ प्रोडक्ट में पता कर लेते हो कितने टर्म है, तो जितने टोटल टर्म है उसमें से वो वाले माइनस कर दें तो वो आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम के टर्म। ठीक है, अगर सिग्मा में 3 है, टोटल 8 है, तो पाई के अंदर 5 होंगे। अगर सिग्मा में 3 है, टोटल 16 है, तो पाई के अंदर 13 होंगे। क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग अगर ये वाला क्वेश्चन करें तो इसमें आपको दिया गया है x1 प्लस x2 का होल कॉम्प्लीमेंट और x3 कॉम्प्लीमेंट x4 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसा, और इसका होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो अगर हम इसको, क्या हुआ? अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास लिखा है, तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो x1 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट डॉट x3 x4
कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कर देंगे। कौन सी थ्योरम से? डे मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, ये कट जाएगा, यहां से आधा इधर आएगा, आधा इधर आएगा, बीच में डॉट की जगह प्लस लग जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 x2 का कॉम्प्लीमेंट, और इसको लिख सकते हैं x3 x4। तो ये जो हमारा फंक्शन है एग्जैक्टली ये आ गया किसमें? सम ऑफ प्रोडक्ट में। किसमें आ गया? सम ऑफ प्रोडक्ट में। तो जब ये सम ऑफ प्रोडक्ट में आ गया तो इसमें अगर हम नॉर्मली तरीके से करना चाहें, जब कुछ ना आता हो, तो आप अगर देखोगे तो ये x1 x2 बार है, इसमें दो टर्म है और दो नहीं है, ऐसे इसमें दो हैं दो नहीं है। तो अगर हम इसको ओपन कर लें, x1 बार x2 बार और x3 प्लस x3 बार और x4 प्लस x4 बार, ऐसे इसको भी करेंगे, तब आपके बहुत सारे टर्म बनेंगे। लेकिन हम उससे भी आसान रास्ता बताएं आपको। देखें, जैसे आपके पास लिखा हुआ है, आपके पास कितने टोटल 8 वाला है, मतलब ए बी सी वाला है, और आपके पास मान लो ऐसा लिखा है ए बार प्लस बी सी बार। क्या लिखा है? ए बार प्लस बी सी बार। तो अगर हमको इसके टर्म निकालने हो कैनोनिकल फॉर्म वाले, तो आप कैसे लिखोगे? बी प्लस बी बार और सी प्लस सी बार। और यहां पर अगर देखें तो ए प्लस ए बार और बी लिखा ही है और सी बार लिखा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ए बार बी और ए बी बार, और यहां से सॉल्व करोगे तो ए बार सी प्लस सी बार, और इसको सॉल्व करोगे तो ए बी सी बार और ए बार बी सी। तो जब इसको करो, ए कॉम्प्लीमेंट है तो वो तो लिखा ही है, ये ए बार बी बार सी बार और सी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कर दें तो ए बार बी सी और ए बार बी सी बार और ए बार बी बार सी और ए बार बी बार सी बार और प्लस ए बी सी बार और ए बार बी सी बार। तो इसमें से सेम है कोई? तो ए बार बी सी तो है नहीं, तो ए बार बी सी, और सेकंड वाला और आखिरी वाला सेम है, तो एक बार लिखेंगे तो ए बार बी सी बार। फिर इसमें देखें कोई सेम नहीं है, है ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, तो कोई सेम नहीं। तो कितने टर्म हुए? 5। कितने टर्म हुए? 5। तो ऐसे करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसे ही करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे? तो आप क्या करो, यहां पर के मैप बना लो। क्या बना लो? के मैप। यहां से आप लिखो ए और यहां से बी सी। ठीक है, ये ए बार और ये ए और ये बी सी बी सी बी सी और बी सी। तो यहां से अगर देखें तो ये बी बार सी बार और बी सी बार, ऐसा होगा। तो जहां जहां ए बार है, जहां जहां ए बार है, ठीक है, वहां पे आप क्या करो? 1। क्या करो? 1। तो ए बार कहां कहां है? यहां पे नहीं दिख रहा आपको? ए बार 4 जगह है तो हमने 1 किया, और बी सी बार कहां है? तो ये 5 टर्म हो गए। समझ पा रहे हो? नहीं समझे आप? जब भी आपको काउंट करना है कि इसको एक्सपेंड करें कैनोनिकल फॉर्म में, तो कौन कौन से टर्म आएंगे। तो बेसिकली एक्चुअली में होता क्या है, जब आप कैनोनिकल फॉर्म में बदल रहे होते हो तो आपके पास ए बार से बनने वाले सारे टर्म आ जाते हैं। अभी जैसे आप जो नीचे लिखे थे उसमें आप देखोगे तो ए बार से बनने वाले सारे टर्म होंगे और बी सी बार से बनने वाले सारे टर्म। तो बी सी बार से बनने वाले 2 टर्म होंगे। कौन कौन से? एक होगा बी सी बार ए बार और एक होगा बी सी बार ए। बट 2 में से एक ही क्यों लिया गया? क्योंकि एक पहले ही आ चुका है। एक किसकी हेल्प से आ चुका? ए बार की हेल्प से। तो इसलिए हमारे कितने हो गए? 5। बात समझ पा रहे हो? तो जब भी आपको कैनोनिकल टर्म काउंट करने हो तो आपके पास एक तरीका है, इसको एक्सपेंड कर लो। दूसरा तरीका क्या है कि जहां ए बार है वो सारे मेंशन करो और जहां बी सी बार है वो सारे मेंशन कर दो, वही सारे कैनोनिकल टर्म हो जाएंगे।
क्लियर है? इन्हीं को हम लोग मिन टर्म भी बोलते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? मिन टर्म। तो यहां पर कहते हैं कि इसके कैनोनिकल फॉर्म में या इसके कितने मिन टर्म होंगे, तो कितने होंगे? 5 होंगे। कैनोनिकल फॉर्म में बदलने के बाद कितने टर्म होंगे? तो वो भी मिन टर्म ही होते हैं, तो कितने होंगे? 5 होंगे। अब क्वेश्चन होता कि इसी को प्रोडक्ट ऑफ सम में लिखें तो कितने टर्म होंगे? तो यहां पर अभी हैं 5, तो 3 बचे कौन से? ये वाले, और यही टर्म कौन से? प्रोडक्ट ऑफ सम के। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? 4। तो अगर आपके पास वेरिएबल हैं 4 तो फंक्शन बने कितने बॉक्स बनेंगे? बॉक्स बनेंगे आपके पास 16। ठीक है, ऐसे। और कौन कौन से वेरिएबल है? x1, x2 और x3, x4। तो x1, x2, x1, x2, x1, x2, x1, x2 और x3, x4, x3, x4, x3, x4, x3, x4। तो यहाँ पे दोनों कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ऐसा। ये तो हमने बेसिक वाला के मैप बनाया। अब इसमें जहां जहां x1 बार और x2 बार है वहां 1 भर दो। तो x1 बार x2 बार यही तो है, बोलो। x1 बार x2 बार ये सब 1। और फिर अगर देखें तो x3 x4 ये पहले से है और ये हो गए। ठीक है, और कहीं ऐसा कुछ नहीं। तो ये सारे हो गए मिन टर्म्स। तो अगर हम लोग देखें तो मिन टर्म्स कितने हैं? बोलो 7 है ना। टोटल टर्म कितने हैं? टोटल टर्म्स तो कितने हैं? 16। तो इसका मतलब मैक्स टर्म कितने होंगे? तो 16 माइनस 7, तो आंसर 9। तो इसमें कौन से पूछे गए हैं? प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब मैक्स टर्म। तो मैक्स टर्म कितने? 9। समझ पा रहे हो? पूरा समझ में आया? तो यहां से हमने इसलिए समझाया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट समझना इसलिए है क्योंकि अगर आप इसको एक्सपेंड करके अकाउंट करने बैठे तो आपकी आधी कॉपी भर जाएगी। ठीक है, आधी क्यों भर जाएगी? क्योंकि 9 बनेंगे। और 9 कब बनेंगे? जब 10-12 बने होंगे, कुछ सेम होकर के हट गए होंगे, तब जाकर के 9 आए होंगे। अब वो भी लिखना कैसे है? प्रोडक्ट ऑफ सम में। तो प्रोडक्ट ऑफ सम में आप खुद समझ रहे हो कितने बड़े बड़े बॉक्स होते हैं और उनको 9 बार लिखोगे। ठीक है, 9 तो आएंगे, लिखोगे कितनी बार? 13-14 बार। ठीक है, तो इसलिए इसमें ये मेथड समझना जरूरी है। क्लियर हो गई बात? तो ऑप्शन कौन सा? सी। नोट कर लो। बताएं भाई। हाँ, पीओएस में मिन टर्म को मैक्स टर्म नहीं बोलते। पीओएस वाले जो टर्म है उनको मैक्स टर्म बोला जाता है और जो एसओपी वाले टर्म्स होते हैं उनको मिन टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि मिन टर्म्स को ही मैक्स टर्म बोलते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि टर्म बदल जाते हैं ना भाई। जो ये 7 हैं ये दूसरे टर्म्स हैं और जो बचे हुए हैं वो दूसरे टर्म्स हैं। क्लियर हो गई बात? बोलो। तो यहां पे लिख भी सकते हो ये टर्म्स कौन से? सम ऑफ प्रोडक्ट। और ये टर्म कौन से? प्रोडक्ट ऑफ सम। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखें। हटा दे इसको। तो अगला क्वेश्चन है कौन सा इसमें ऑड है। ठीक है, तो यहां पर ये जो आपका है टर्म, ये इंटरनेट या नेटवर्किंग से संबंधित है। जानते हो ना आप, ये भी नेटवर्किंग या जो इंटरनेट वही नेटवर्किंग होता है। ठीक है, और ऐसे ये भी, ये उस दिन बताया था जहां इंटरनेट वर्ड आ जाए वहां टीसीपी आईपी होता ही होता है। ठीक है, तो ये भी इससे संबंधित। और ये किससे? ओएस। ठीक है, शेड्यूलिंग। समझ पा रहे हैं? तो ये सबसे अलग है, तो इसीलिए ये सही है। समझ पा रहे हैं? शेड्यूलिंग समझते हैं? एफसीएफएस का पूरा नाम होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको भी समझ लें ब्रीफ में। तो जैसे आपके पास सीपीयू होता है और बहुत सारी
प्रोसेस होती हैं, तो हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू चाहिए होता है। हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू चाहिए होता है। तो अब अगर 10 प्रोसेस हमारी हैं टोटल, कंप्यूटर में कितनी प्रोसेस हैं? 10 प्रोसेस है, तो 10 को सीपीयू चाहिए होता है। और जो हमारा सीपीयू होता है ये 2-3 टाइप का होता है। आपने सुना होगा मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। तो मल्टी प्रोसेसिंग मतलब जहां पर मल्टीपल प्रोसेसर है, ठीक है। और मल्टी टास्किंग सुना आपने? तो मल्टी टास्किंग में क्या होता है कि प्रोसेसर एक ही होता है लेकिन टास्क आपके एक से ज्यादा होते हैं। तो जब टास्क एक से ज्यादा हो रहे हैं, प्रोसेसर एक ही है, तो इसका मतलब प्रोसेसर कुछ देर के लिए सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। जितनी प्रोसेस हैं तो सभी प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा वो अपना समय दे रहा होगा। तो होता क्या है कि जो प्रोसेस पहले जाती है, सीपीयू पहले उसके लिए काम करता है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। समझ पा रहे हैं? जो जॉब या जो प्रोसेस सीपीयू के पास पहले आएगी वो उसको पहले यूज कर पाएगी। अगर पहले नहीं आती है, बाद में आती है, तो वो किसको प्रायोरिटी देगा? जो पहले आया और पहले पाया वाला। सुने हो आप? पहले आओ पहले पाओ होता है ना आपका शॉपिंग मॉल वगैरह में, तो यहां पर वही चीज है। क्लियर है? ऐसे इसमें और भी होती हैं। एक होती है आपकी राउंड रॉबिन, ठीक है। कौन सी? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, ठीक है। तो ये शेड्यूलिंग क्या करती है कि आपका सभी प्रोसेस को टाइम स्लाइस में डिवाइड करती है। मतलब अगर मान लो किसी प्रोसेस को सीपीयू का 50 सेकंड चाहिए, ठीक है, दूसरे को 25 चाहिए, तीसरे को 30 सेकंड चाहिए, तो सीपीयू बोलेगा कि हम एकदम नहीं देंगे, सबको 2-2 सेकंड देंगे। तो आप 2 सेकंड सीपीयू को यूज करो, और आपका जो प्रोसेस था वो 30 सेकंड का था, तो उसके बाद जब सारे 2-2 सेकंड हो जाएं तो आप फिर से वापस में 2 सेकंड यूज करो, तो आपका टोटल कितना हो गया? 4। फिर सबका जब 4-4 हो जाए तो आप वापस से फिर से 2 सेकंड यूज करो। तो ऐसे करके सबको 2-2 सेकंड का टाइम मिलता जाता है साइकिल वे में, ठीक है। जब जो कंप्लीट हो जाती है वो उस साइकिल से बाहर हो जाती है, ठीक है। तो राउंड रॉबिन जो है इसमें क्या होता है? टाइम स्लाइस होता है, ठीक है। मतलब सभी को एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड में एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके बाद उसको प्रोसेसर से बाहर कर दिया जाता है, फिर से दोबारा एग्जीक्यूट। बात समझ रहे हैं? इसमें और भी बहुत सारी होती हैं, तो वो आगे जरूरत होगी तो हम बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, या इसको भी करते हैं, पहले बाकी कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि मिन टर्म्स आपके हैं 0 to 7 8 ऐसे करके, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? मिन टर्म्स पहले फिल करेंगे। तो आपके पास कौन कौन से वेरिएबल हैं? वेरिएबल आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो वेरिएबल आपको दिए गए पी क्यू आर एस, ऑर्डर में ही लिखना हमेशा, इधर उधर नहीं करना, ठीक है। तो पी क्यू और पी क्यू और पी क्यू, आर एस आर एस आर एस आर एस, एक बार ऐसे और फिर यहां पे, ठीक है। अब 0 0 मतलब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। फिर इसके बाद 2 7 8 13 कौन से हैं? 2 2 पहले से भरा है, 0 1 2, ठीक है। तो 2 पहले से है, फिर इसके बाद 7,
तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 भी पहले से, फिर इसके बाद 8 भी है और 13 भी है। तो इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब इनका ये है कि ये जो टर्म्स थे कौन कौन से, 2 और फिर इसके बाद 7, फिर इसके बाद 8 और इसके बाद 13, तो ये टर्म जो है मैक्स टर्म है, वो डोंट केयर है। तो डोंट केयर में 0 1 2, 13 कौन सा, चलो ऐसे भर लो भाई। तो यहां पर हम लोग देखें 2 7 8 13, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, ये हमने भर लिए डोंट केयर। अब हमको भरने कौन से, 0 फिर 5, तो 5 कहाँ आएगा, यहां पे 5, फिर इसके बाद 7, तो 7 ये हो चुका है, फिर 8, तो 8 कहाँ आएगा, यहां पे हो चुका है, फिर 10, तो 8 9 10, और फिर 11 12 13 हो चुका है, 14 और 15, तो ये हमारा बॉक्स कंप्लीट। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करोगे तो सबसे बड़े पेयर बनाते हैं, तो सबसे बड़ा पेयर 4 का बन पाएगा, एक तो ये बन जाएगा और एक ये वाला बन जाएगा, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जब इसको लिखेंगे तो इनके रो में कॉमन Q है और इनके कॉलम में कॉमन S है। ऐसे जब इसको देखेंगे तो इन दोनों रो में कॉमन Q बार है और इन दोनों के कॉमन में S बार है। तो आपका आंसर B सही हो जाएगा, QS और Q बार S बार। समझ गए इतनी बात, कैसे हम लोग करेंगे इसको, केवल और केवल के मैप बनाना था, ठीक है। सारे टर्म हैं और इसी में से द मिन टर्म 2 7 8 आर डोंट केयर टर्म, ठीक है। तो उसी में से सारे टर्म है, तो कुल मिला के आप उनको पहले भर लो, डोंट केयर को, जो बचते हैं उनको बाद में 1 के तौर पे भर लो। अगला क्वेश्चन है ये, कह रहे हैं कंसीडर द इक्वेशन दिस वेयर x एंड y आर द अननोन, द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन। तो यहां से अगर हम देखें तो पॉसिबल सॉल्यूशन में सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो ये x होगा ये 4 से बड़ा होगा और ये 3 से भी बड़ा होगा, ठीक है। x 4 से भी बड़ा होगा और 3 से, और ऐसे ही जो ये y है ये 8 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी। फिर इसके बाद हम सॉल्व करें तो 3 इंटू एक्स की पावर 0 और 4 इंटू एक्स पावर 1, और फिर ये 3 इंटू 8 की पावर 0 और y इंटू 8 की पावर 1। तो ये 4x प्लस 3 बराबर 8y प्लस 3, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो x बराबर 2y, ठीक है। तो x बराबर 2y आया। अब आपको देखना है कि x हमको, या बोलो y लेना है 8 से छोटा, y लेना 8 से छोटा। तो अगर हम लोग y को 7 लेते हैं, y को 7, तो x की वैल्यू 14, y को 6 लेते हैं तो 12, y को अगर हम 5 लेते हैं तो 10, y को 4 लेते हैं तो y को 5 लेते हैं तो 5 हो गया, y को 3 लेते हैं तो 6, और y को 2 लेते हैं तो 4। तो यहां पर ये सारे हुए, तो इसको हम ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि x बड़ा होना चाहिए 4 से। तो ये सारे सॉल्यूशन आएंगे, तो ये टोटल सॉल्यूशन कितने, 5। तो ऑप्शन टिक कर दोगे सी ऑप्शन, ठीक है। मतलब ये कह सकते हो कि अगर 14 इधर 7 इधर रखते हो तब सही होगा, या फिर 12 इधर और यहां पर 6 रखते हो तब सही होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 5 मिल जाएंगे। समझ पा रहे हो, क्लियर है कि नहीं। कंडीशन ध्यान रखनी होती है,
कि इतने सॉल्यूशन हमको मिलेंगे, कितने, जो x को भी फॉलो करें और y को भी। तो y 8 से कम कैसे किया हमने, क्योंकि बाहर 8 है और y है अंदर, तो अंदर की डिजिट हमेशा बेस से कम होती है, ठीक है, और बाहर की डिजिट हमेशा, बाहर का बेस हमेशा डिजिट से बड़ा होता है। क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहा गया है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहां पर आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको वंस टूज पे ध्यान नहीं देना, आपको सीधे सीधे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, इससे इसको घटा दें। समझ रहे किससे, इससे इसको नहीं, इससे इसको, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो 1 1 0 1 और 1 0 1 0, तो अगर हम देखें वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर तो ये नंबर है निगेटिव, बोलो हाँ या ना, वंस कॉम्प्लीमेंट में ये नंबर निगेटिव। तो अगर ये नंबर निगेटिव है तो हम लोग पहले लिखेंगे माइनस, फिर इसका निकालेंगे वंस, और फिर एग्जैक्टली हम लोग लिखेंगे कि ये नंबर हमारा माइनस का 2 है। बात आप समझ पा रहे हो? फिर ऐसे ये नंबर भी निगेटिव है, इसका वंस निकालेंगे तो 1 0 1 0, तो ये कितना है, माइनस का 5। तो हमसे ये कहा गया है कि -2 से -5 घटाओ। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, सब्ट्रैक्ट -5 फ्रॉम -2, तो -5 को -2 से घटाओ, तो यहां पर कितना, 5, तो ये आंसर 3 आएगा। तो 3 अगर हमको वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखना हो तो हम लोग डायरेक्ट 3 लिख देंगे। तो यहां पर कितना ऑप्शन, 0 0 1 1। बात समझ पा रहे हो आप कि नहीं? कोई दिक्कत? नोट कर लें भाई। क्यों बंद कर दिया आप? इधर रख दो बैग, बंद थी। समझ पाए आप? तो जब भी आपसे क्या बोला जाए, वंस कॉम्प्लीमेंट या फिर टूज कॉम्प्लीमेंट, हमेशा क्या करना है, वो सब भूल जाना है। उसका मतलब बस इतना समझो कि ये नंबर लिखे हैं वंस में, अगर कहा जाता है कि टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू घटाओ तो फिर ये दोनों नंबर किसके मानते, टूज कॉम्प्लीमेंट के। तो वंस में हो चाहे टूज में हो, अगर पहली बिट 1 है तो वो नंबर नेगेटिव होता है। तो यहां पर ये नंबर नेगेटिव, तो ये आएगा एक्चुअल नंबर, ये नंबर नेगेटिव एक्चुअल नंबर, और इससे इसको घटा दें तो आंसर 3, और 3 को वंस कॉम्प्लीमेंट में 0 0 1 1। बात समझ पा रहे हैं क्या? बेस 10 में डायरेक्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मान लो बाय द वे सही आ जाएगा वो अलग बात है, बट डायरेक्ट नहीं करोगे। समझ गए इतनी बात? मतलब 2 रूल होते हैं बेसिकली, एक वंस कॉम्प्लीमेंट में घटाना और एक टूज कॉम्प्लीमेंट में। तो ऐसा होता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट में घटाओ और कैरी वगैरह आए तो एक में हटाई जाती है और एक में कैरी दोबारा से जोड़ दी जाती है, ठीक है। तो वो सब हम अभी यहाँ पे नहीं सीख रहे हैं। समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन है अ हार्ड डिस्क इज हैज अ रोटेशनल स्पीड 6000 आरपीएम एवरेज लेटेंसी टाइम, ठीक है। तो यहां पर आपसे ये पूछा गया है कि कोई हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क समझते हो आप? तो हमने आपको पहले भी बताया है कि हार्ड डिस्क में क्या होती हैं, डिस्क होती हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें बहुत सारी डिस्क होती हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो डिस्क है वो जब रोटेट करती है, घूमती है, तो उसका जो टाइम है, स्पीड है, वो कितनी है, 6 आरपीएम, 6000 आरपीएम,
6000 RPM। तो RPM का मतलब होता है राउंड पर मिनट। समझ पा रहे हो, राउंड पर मिनट। तो यहां पर आप ये भी कह सकते हो कि एक मिनट में 6000 राउंड होंगे। ठीक है, 6000 राउंड होंगे, होंगे कि नहीं। आप ये भी कह सकते हो कि एक सेकंड में या 60 सेकंड में 6000 राउंड होंगे, कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि एक सेकंड में 6000 बाई 60 राउंड होंगे। समझ पा रहे हैं आप ये भी कह सकते हो कि एक सेकंड में 100 राउंड होंगे। समझ पा रहे हैं। तो एक सेकंड में जो चक्कर लगते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, बोलो, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। भूल गए, उस दिन बताया था ना, एक सेकंड में एक टाइम इंटरवल में लगे हुए चक्कर को फ्रीक्वेंसी। अब इसमें हमको क्या निकालना है, एवरेज टाइम लेटेंसी। ठीक है, तो इसका आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है पता है आपको, एवरेज टाइम लेटेंसी। इसका फॉर्मूला बताएं भाई, एवरेज टाइम लेटेंसी। एक रोटेशन का टाइम निकाल के हाफ कर दें तो इससे क्या आ जाएगा, एवरेज, अच्छा, टाइम अपॉन 2 इंटू डेटा टाइम स्पीड। ठीक है, और ठीक है, तो यहां पर हमारा कितना आया, एक सेकंड में कितना, 100 राउंड लगेंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बोलो, एक राउंड में कितना समय लगेगा ये निकाल सकते हैं, एक राउंड में कितना समय। तो यहां से अगर देखें तो आप ये कह सकते हो कि अगर हम एक राउंड लिखते हैं, एक राउंड, तो 1/100 सेकेंड, मतलब 10⁻⁻² सेकेंड। ठीक है, तो 10⁻⁻² सेकेंड आएगा। तो जो लेटेंसी होती है वो आपकी राउंड, एक राउंड में लिया गया समय, ठीक है, टाइम इन 1 राउंड अपॉन हाफ कर देते हैं। ठीक है, एवरेज टाइम लेटेंसी निकल आती। तो 10⁻²। ठीक है, तो इसको जब लिखोगे तो सॉल्व कैसे कर सकते हो, तो इसको अगर देखें हम लोग तो 0.5 इंटू 10⁻⁻²। तो इसमें अगर हम लोग क्या करें, ऑप्शन कैसे हैं, 0.5 और ऐसा करके, तो यहां पर हम लोग, अच्छा, तो इसमें ऐसे ही कह रहे हो, 5 का मल्टीप्लाई
डिवाइड, तो 5/10 इंटू 10⁻⁻², तो ये आपका 5 और 10⁻⁻3, ठीक है, सेकेंड। समझ पा रहे हैं कि नहीं? जब भी आपको निकालना है क्या, एवरेज टाइम लेटेंसी, तो आपको क्या निकालना है, एक राउंड में लिया गया समय और बटे 2, ठीक है। तो एक राउंड में कितना समय, यहां से निकाल ले, तो यहां से 1 सेकेंड में 100 राउंड, तो यहां पर एक राउंड में 1/100 सेकेंड, तो एक राउंड में लिया गया समय इतना है, उसका हाफ कर देंगे तो टाइम लेटेंसी एवरेज आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? नोट कर लो आप। नोट कर लो। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? समझ पा रहे हो? टाइम यहां से हम लोग वो भी निकाल सकते थे। टाइम आपको हमने बताया था, टाइम बराबर क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी, होता है कि नहीं? तो यहां पर टाइम और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या, 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या। तो 1 सेकेंड में कितने चक्कर हैं, 100, तो यहां से 100 करोगे तो ये टाइम आ जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये आप रिलेशन जरूर याद रखें, यहाँ पे टाइम और फ्रीक्वेंसी। तो अगर कभी फ्रीक्वेंसी निकाल ली हो तो 1 को टाइम से डिवाइड करो, टाइम निकालना हो तो 1 को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करो। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकेंड या 1 मिनट में जितने राउंड होते हैं। जैसे ये फैन आपका घूम रहा है ना, तो हम आपसे पूछें इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो किसी ने बोला कि मान लो 10 हर्ट्ज है। कितनी है, 10 हर्ट्ज। तो इसका मतलब यहां पर कितने, 10 चक्कर लगे होंगे। कितने में, या तो 1 सेकेंड बोलेंगे या 1 मिनट। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? ऐसे ही आप वो वाला पढ़े होंगे ना, पेंडुलम वाला, ऐसे, ऐसे जो ऐसे ऐसे मूव होता था, तो ये भी आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। 1 मिनट में किए गए कंपन, ठीक है, जितने आपके ऑक्सीलेशन होते हैं 1 मिनट या 1 सेकेंड में, वो भी फ्रीक्वेंसी ही होती है। अगला है आपका ये क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि, दिख नहीं रहा होगा ऑनलाइन वालों को, तो जो इसमें आपका एक सेट है, कौन सा, ए, ये वाला सेट ए, ये वाला सेट बी, और इसमें जो कलर सेक्शन है, तो ये आपका पूरा, ठीक है। तो इसमें जो कलर वाला सेक्शन है ना, कलर वाला, वो ये है, ये और बाहर वाला, ठीक है, ऐसा कलर है। तो आपको बताना है कलर्ड रीजन की इक्वेशन क्या होगी, ये होगी, ये होगी, या ऐसा क्या दिख रहा है भाई? कलर्ड रीजन इसमें ये वाला है, ठीक है, बाहर वाला कलर्ड है, और साथ साथ में ये कलर्ड है, ठीक है। तो इसमें कौन सा लिख सकते हो आप? तो यहां से अगर देखो सीधे सीधे, तो यहां पर एक पार्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, कौन सा पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी। साथ ही साथ में एक पार्ट है आपके पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। दो पार्ट है आपके पास,
एक ए इंटरसेक्शन बी है और एक आपके पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसी इक्वेशन को ए बी और प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। डी भी सही है, हाँ डी भी सही है। इनका कहना है कि इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए बी और बी कॉम्प्लीमेंट बी और प्लस बी बी कॉम्प्लीमेंट, तो इससे भी वही आएगा। ठीक है, तो यहां पे आप दोनों कह सकते हो सही होंगे। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट और ए बी और बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो यहां पे ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों यहां पर क्या है, सेम। बाकी अगर आपको डाउट हो तो आप तीसरा भी देख लो। अगर तो तीसरा एक्स ए एक्स और बी लिखा है, तो अगर इसकी जगह पर एक्स नॉर होता, क्या होता, एक्स नॉर, तो वो भी सही हो जाता। तो आपसे पूछा जाता विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तब आपका ऑप्शन बी करेक्ट होता। लेकिन इसमें दो सही हैं और दो गलत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज साइन मैग्नीट्यूड। तो यहां पर आपकी पूछी गई है साइन मैग्नीट्यूड की रेंज। तो हमने आपको तीन लिखवाई हैं, एक साइन मैग्नीट्यूड और एक वंस कॉम्प्लीमेंट की रेंज और एक टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज। तो टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज क्या होती है, -2 की पावर n - 1 टू 2 की पावर n - 1 - 1, और इसमें n - 1 -1 टू 2 की पावर n - 1 -1। ठीक है, ऐसे समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो अब इसमें और इसमें अंतर क्या, हमने आपसे बोला भी था इसमें 0 2 बार काउंट होता है, इसमें 0 कितनी बार, 2 बार, इसमें एक ही बार। तो इसमें एक डिजिट हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, अगर इससे 6 नंबर बनेंगे तो इससे 7 बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक्स वाई वाला क्वेश्चन भी होता है। एक्स वाई वाला है कि आपका अगर वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ नंबर्स एक्स हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ नंबर्स वाई हैं, तो y माइनस एक्स क्या होगा, तो इसमें एक नंबर ज्यादा होता है कंपेरिजन टू इसके। तो अगर इसमें हम लोग यहां पर एक ज्यादा है और इसमें एक कम कर दे, और यही सेम होती है, अलग सेम होती है। ठीक है, वंस वाली और साइन मैग्नीट्यूड की सेम रेंज। तो ऑप्शन आपका कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। क्लियर है, तीनों एक साथ लिख दिए कि अगर आपको ना याद हो तो लिख लो। याद है आपको, तो ये आपका पेपर हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन छूट गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कंसीडर अ हार्ड डिस्क विद 16 रिकॉर्डिंग सरफेस हैविंग 16384 cylinders and each cylinder contain 64 sector। ठीक है, फिर आगे का आ गया डेटा स्टोरेज कैपेसिटी इन ईच सेक्टर इज 512 बाइट, और फिर आपसे आगे बोला गया डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड सिलेंडर वाइज एंड एड्रेसिंग फॉर्मेट इज दिस। इन्होंने जो एड्रेस फॉर्मेट लिया है वो सिलेंडर नंबर, सरफेस नंबर और सेक्टर नंबर। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि अ फाइल ऑफ साइज दिस, एक फाइल हमको स्टोर करनी है जिसका साइज इतना है। ठीक है, इन द डिस्क एंड द स्टार्टिंग डिस्क लोकेशन इज दिस। कह रहे हैं हमको ये फाइल स्टोर करनी है और जो अभी लोकेशन जहां पर है वो ये है, अभी जिस लोकेशन पर हमें वो
ये है, तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द सिलेंडर नंबर ऑफ द लास्ट सेक्टर ऑफ द फाइल इफ इट स्टोर इन कॉन्टिगुअस मैनर। कॉन्टिगुअस का मतलब एक के बाद एक, ठीक है। फिर से क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास एक हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क हमने आपको बताया किस टाइप की होती है। तो हार्ड डिस्क आपकी कुछ इस टाइप से होती है, उसमें बहुत सारी डिस्क होती हैं आपकी छोटी छोटी इस टाइप से। तो ये आपकी क्या है, हार्ड डिस्क। तो इन्होंने कहा है कंसीडर अ हार्ड डिस्क विद 16 रिकॉर्डिंग सरफेस हैविंग 16358 सिलेंडर, ठीक है, और ईच सिलेंडर कंटेन्स 64 सेक्टर्स, ठीक है। तो हम लोग मान लें कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है। तो हर सिलेंडर में कह रहे हैं कि 64 सेक्टर है। तो जो ये हमारे पास पूरा है इसमें ऐसे 64 डिब्बे हैं। सेक्टर मतलब समझ रहे हो, ऐसे इसमें टोटल कितने 64 सेक्टर है, ठीक है, 64 सेक्टर है। और फिर इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि 64 सेक्टर होने के बाद डेटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ईच सेक्टर, मतलब एक के अंदर 512 बाइट्स आएंगी, 512 बाइट्स आएंगी। और कह रहे हैं कि इसमें जो सरफेस है वो आपकी कितनी है, 16 सरफेस है, कितनी 16। तो अगर सरफेस है तो ये सरफेस 0 1 2, ठीक है। वैसे सरफेस आपको पता है क्या होता है, जब ये डिस्क होती है डिस्क, तो डिस्क के ऊपर भी डेटा स्टोर होता है और डिस्क के नीचे भी, तो उनको हम लोग बोलते हैं सरफेस, ठीक है। तो यहां से हम ऐसे ही बोल देते हैं कि सरफेस हमारी इस टाइप से 16 है, ठीक है, सरफेस कितनी है 16। तो यहां से फिर से पढ़ो, कंसीडर अ हार्ड डिस्क विद 16 रिकॉर्डिंग सरफेस हैविंग 16384 सिलेंडर्स, ठीक है। तो ये 16 सरफेस है, ये कितने हैं 16 सरफेस। फिर इसके बाद अगला सिलेंडर, ये एक सिलेंडर पूरा हुआ, ये हार्ड डिस्क एक, फिर ऐसे ही अगला और ऐसे ही फिर अगला। तो ये टोटल कितने हमारे 16 384। अब कह रहे हैं कि इनमें साइज, जैसे ऐसे समझो, यहाँ पे एग्जांपल से मान लो आपके पास ये कमरा है, ऐसे हम आपसे बोले 10 कमरे हैं, ऐसे कितने कमरे हैं 10, और हम आपसे बोले हर कमरे के अंदर 5-5 छोटे कमरे हैं, हर कमरे के अंदर 5-5 छोटे, 10 कमरे बड़े हैं और हर कमरे के अंदर 5-5 छोटे कमरे हैं। और हर छोटे कमरे की जो कैपेसिटी है वो मान लो 4 किलो की है, ठीक है, 4 किलो या 4 कुंटल मान लो, हर कमरे की कैपेसिटी 4 कुंटल है, ठीक है। और हम आपसे बोलें कि हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कमरा नंबर 4 उसके अंदर का कमरा नंबर 3, ठीक है, और उसके अंदर स्टोर डेटा 1 कुंटल। समझ पा रहा हो क्या हमने बोला, 10 कमरे थे बड़े वाले, तो उसमें कमरा नंबर 4, फिर इसके बाद जो 4 नंबर वाला कमरा है उसके अंदर 3 नंबर वाला कमरा और उसके अंदर 1 कुंटल। बात समझ पा रहे हैं। तो हमको इतना स्टोर करना है, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा वो चीज हमसे पूछी जा रही, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो एड्रेस इन्होंने बताया, ये बताया कौन सा, सिलेंडर नंबर और सरफेस नंबर और सेक्टर नंबर, ये इनका एड्रेस है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इन्होंने लिखा कि 1200, तो इसका मतलब 1200 वाले सिलेंडर नंबर में जाओ। ऐसे सिलेंडर है हमारे पास कितने 16,384, एक ये, एक फिर अगला, एक फिर अगला, फिर अगला। तो ऐसे हमको कहाँ जाना है 1200 वाले सिलेंडर में, फिर उसके अंदर कहाँ जाना है 9 नंबर वाले सरफेस में, और फिर उसके अंदर कहाँ जाना है 40 नंबर वाले सेक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा एक फाइल साइज इतना है, और अभी हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर होने का मतलब इतनी भर चुकी है, यही तो हुआ ना मतलब,
इतने पोजीशन तक भर चुके हैं, अब इस पोजीशन पर हम खड़े हुए हैं और हमें क्या करना है एग्जैक्टली इतनी फाइल सेव करनी है। तो जब सेव होगी तो ये छोटे छोटे सेक्टर्स के पार्ट में सेव होगी। क्यों? क्योंकि सेक्टर तो हमारा 512 बाइट का है और ये सेक्टर इतने के भी का है। तो अब कह रहे हैं कि कौन से लोकेशन पर, मतलब कौन से सिलेंडर नंबर में आप जा पाओगे। ठीक है, कौन सा सिलेंडर नंबर आपका होगा। तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, बताएं भाई। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें इसको ऐसे ही करते लॉजिकल तरीके से, तो यहां पर जो हमारा फाइल का साइज है तो है 4279 KB है। ठीक है, तो KB का मतलब 4279 इंटू 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 बाइट है। तो जब ये 2 की पावर 10 बाइट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको ये पूरा फाइल का साइज है, अब इसको मेमोरी में जाके स्टोर करना है, तो मेमोरी में जो एक सेक्टर का साइज है वो है 512 बाइट। तो बाइट बाइट कट जाएगा और ये 2 की पावर 9 और 2 की पावर 10। तो यहां से अगर देखें तो इसका मतलब 2 सत्ते 14, दुने में 18 और 1 19, और 2 सत्ते 14 और 1 15, और 2 दूनी 4 5 और 2 चक्कू 8। तो इसका मतलब हमको इतने सेक्टर की जरूरत होगी, इतने सेक्टर की जरूरत होगी। और जब हमको इतने सेक्टर की जरूरत है, इतने सेक्टर की, और एक इसके अंदर एक सिलेंडर में जो आपके सेक्टर हैं वो कितने हैं, 64 इसमें, 64 इसमें, 64 इसमें, 64 इसमें, 64 इसमें, मतलब एक सिलेंडर में टोटल आपके पास सेक्टर हैं 64 इंटू 16, 64 इंटू 16। ठीक है, तो हमें इतने सेक्टर की जरूरत है। तो इतने सेक्टर की अगर जरूरत है तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें, ध्यान से देखना, इतने सेक्टर एक सिलेंडर में है, एक पूरा सिलेंडर, उसके अंदर कितने सेक्टर, इतने, और हमें कितने सेक्टर चाहिए, इतने। तो इतने सेक्टर अगर चाहिए तो अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो इसका मतलब हमें ये निकल आएगा कितने सिलेंडर चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 85 594 बटे 16 इंटू 64। तो इसको आप डिवाइड करके देखो भाई कितना आ रहा है, डिवाइड करो जरा। ठीक है, तो इससे आ जाएगा 83.58। तो यहां पर अगर हम देखें अभी 1200 पोजीशन पर खड़े हैं, 1200 पोजीशन पर हैं, और 1200 पोजीशन में भी कहां पर, 9 नंबर वाले सेक्टर पे। ठीक है, 9 नंबर वाले सेक्टर नहीं भाई, 9 नंबर सरफेस। ठीक है, तो 9 नंबर सरफेस मतलब 16 तक यहां तक सरफेस है, तो हमको कहां, इसके आगे से डेटा स्टोर होगा, और वो भी सेक्टर नंबर 40 के बाद से। मतलब ऐसे समझो, ओवरऑल अगर ऐसे ही समझे तो 9 नंबर तक स्टोर है डेटा। अब हमको इसका 10 वाला चाहिए होगा, 11 12 16 वाला। ठीक है, और उसके बाद में ये सारे सिलेंडर और चाहिए होंगे कितने, 83। तो अगर हमको 83 चाहिए होंगे तो इस सिलेंडर का अगर नंबर 1200 है तो ऐसे अगले सिलेंडर का 1201 1202 चाहिए कितने हमको, 83.58। तो यहां पर 83.58 होगा, तो इसका मतलब 1284 सिलेंडर वाली पोजीशन में कहीं ना कहीं स्टोर होगा। अब और अगर पूछा जाए इसमें सेपरेट करके कि किस सेक्टर में स्टोर होगा, तो हम लोग यहां पे जो ये फ्रैक्शन आया है इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे सेक्टर में। समझ पा रहे हैं, सेक्टर में नहीं, सरफेस में। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे,
सरफेस में, और फिर सरफेस के बाद सेक्टर में। जैसे आप वो पढ़े हैं ना टाइम एंड क्लॉक, तो क्लॉक में क्या होता है कि जैसे आपको जाना है, मान लो कुछ समय दिया गया आपको और कहना है कि कितने समय पर ऐसा काम हो रहा होगा, तो पहले आप क्या करते हो, घंटे तक पहुंचते हो कि 7 बजे के आसपास हुआ होगा, फिर आप पहुंचते हो कि 7:15 के आसपास। तो 15 मिनट वो क्यों, क्योंकि आपका पूरा पूरा डिवाइड होके 7 आ जाएगा। अब मान लो 7.32 आया, तो आप बोलोगे 7 बजे तो हो गया, अब वो 3-2 को बदलोगे, तो जब 3-2 को बदलोगे तो इसका मतलब उसमें से भी 30 को अलग निकाल लोगे, फिर आप बोलोगे 7:30, और जो वो 2 बच गए मिनट, तो 2 मिनट का मतलब वो 120 सेकेंड, तो आप बोलोगे 7:30, 120 सेकेंड पे ये काम हुआ है। तो वही सेम चीज यहां पर है, क्या है फिर से समझ लो, हमारे पास इतने साइज की फाइल स्टोर करनी है, ठीक है। जब इतने साइज की फाइल स्टोर करनी है, तो हमने देखा कि हमारे पास जो एक सेक्टर का साइज है वो 512 बाइट है, तो हमने इसको कन्वर्ट किया बाइट में। तो इसको बाइट में कैसे कन्वर्ट किया, 2 की पावर 10। तो जब 2 की पावर 10 बाइट कन्वर्ट कर लिए, तो आपके पास फाइल का साइज आ गया इतना बाइट, फाइल का साइज आ गया इतना बाइट। तो जब इतना बाइट आ गया और हमको पता है कि जो एक ये सरफेस है, एक सरफेस, उसका साइज है 512 बाइट, ठीक है। और जब 512 बाइट है हमारे पास, और एक में सेक्टर कितने हैं, 64, एक में सेक्टर कितने हैं, 64, और टोटल एक में कितने हैं, 16, एक में कितने हैं, 16। तो हमने जब 64 × 16 किया, तो इसका मतलब क्या आया, सेक्टर कितने हो गए टोटल, और साथ साथ में कितने, ये क्या सरफेस, ठीक है, ऐसे लिख लो, सेक्टर इनटू सरफेस, ठीक है। तो सेक्टर इनटू सरफेस जब करोगे तो ये पूरा आ गया, तो हमारे पास कितना आया, 64 × 16 किया था, तो ये वाला आया, ठीक है। अब हमको ये पता करना है कितने सिलेंडर जरूरत पड़ेंगे। एक सिलेंडर का साइज इतना ही है ना, 64 × 16, और टोटल मेमोरी इतने बाइट की, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब हमको 83.58 सेक्टर की जरूरत होगी। 83.58 सेक्टर नहीं भाई, उल्टा बोल, 83.58, पहला वाला कौन सा एलिमेंट, सिलेंडर, ठीक है। इतने सिलेंडर की जरूरत होगी। तो अभी हम सिलेंडर हैं किस पे, 1200 पे। तो अगर हम अभी 1200 सिलेंडर पे हैं और हमको जरूरत कितने हैं, 83.58, तो जब इसके आगे डेटा भरते चले जाओगे तो कहां तक भर जाएगा, 1284 तक। समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन है, आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत है नहीं इतनी ज्यादा, लेकिन एटलीस्ट ये तो आपको पता ही होना चाहिए। क्लियर हो गई बात।